हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी का 11th पार्ट। इससे पहले मैंने 10th पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको सारी क्लासेस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नए सेशन की, जिसमें है एसएससी एमटीएस 2023-24 के जो जीके जीएस के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बाय मी। ओके, आगे बढ़े। पहला है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। और ये वाला क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम में लगातार 3 बार पूछा गया है और क्या पता आपकी बैच में भी आ जाए, यानी कि आपका जो सेशन रहेगा उसके अंतर्गत भी आ जाए, तो अच्छे से इसको याद करते चलिए। पहला ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, विट्ठल भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई। विट्ठल भाई इसका आंसर हो जाएगा। विट्ठल भाई की अगर मैं बात करूं तो ये कौन थे? तो विट्ठल भाई कौन थे? सरदार पटेल को आप सभी जानते हैं, सरदार पटेल। तो इनके क्या थे? ये बड़े भाई थे। कौन थे? बड़े भाई जिनको चुना गया था विट्ठल भाई को। किसको? विट्ठल भाई को। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। ये इनका पूरा नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी अच्छे से इनको जानते हैं, स्टेचू बना हुआ है इनका। मोतीलाल नेहरू कौन है? अपने देश के जो प्रथम पीएम थे उनके पिताश्री, यानी कि कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं ये मोतीलाल नेहरू। सीआर दास से संबंधित काफी समय एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब सीआर दास की मैं बात करूं तो ये कौन है? चित्तरंजन दास। सभी जानते हैं चित्तरंजन दास जी को। चित्तरंजन दास, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको देश बंधु की उपाधि दी गई है। किसकी? देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में काफी समय आया है, तो आप इसको आईएमपी लगा लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर इसको लिख लीजिएगा। ये कौन थे? वरिष्ठ पत्रकार थे, राजनेता थे, ये बहुत सारे पद पे ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। तो आनंद मठ कौन लिखते हैं? आनंद मठ लिखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये मैं ब्लू टिक इस वजह से लगा रही हूँ ताकि आपको जब टेलीग्राम में पीडीएफ मिले तो उसके आंसर आप अच्छे से देख पाओ कि किस प्रकार से हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। आनंद मठ इनके द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिखते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं गीतांजलि। क्या लिखते हैं? गीतांजलि। क्या है सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम? तो द बर्ड ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू की। अरविंद घोष की अगर मैं बात करूं तो इनकी पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन। और सरोजनी नायडू की अगर मैं बात करूं तो द बर्ड ऑफ लाइफ इनकी पुस्तक का नाम है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जब भारत में क्या चल रहा था? स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी के दौरान भूदान आंदोलन कौन कर देते हैं? भूदान का आश्चर्य है भूमि का दान कर देना, यानी कि सब कुछ जो भी चीजें थी सब इन्होंने दान कर दी थी उस समय। तो कौन करते हैं? विनोबा भावे इसका दान कर देते हैं। इसी प्रकार जब राजस्थान के सभी राजा जो किसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे? अकबर की। उस समय एक राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की है। आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो उनको भी एक व्यक्ति ने क्या किया था? भूदान कर दिया था, यानी कि उनकी जो भी धन दौलत थी सभी उनको दान कर दी थी ताकि वो युद्ध के लिए काम आ सके। तो वो कौन थे? तो वो थे भामा शाह। उन्होंने क्या किया था? दान कर दिया था। और इससे संबंधित आपकी राजस्थान की एग्जाम में भी काफी समय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी राजस्थान में जो योजनाएं चलाई जाती है हॉस्पिटल में इलाज वगैरह के लिए, तो भामाशाह कार्ड के द्वारा चलती है, इन्हीं के नाम पे
चलाई जाती हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते हैं, इनके बारे में काफ़ी समय में पढ़ा चुके हैं और महात्मा गांधी के बारे में मैंने फुल डिटेल से भी पढ़ाया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी स्टोरी इनके बारे में बताई है, प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा। एक एक डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे महात्मा गांधी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अभी जस्ट मैंने बताया है लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है, तो कौन लिखता है? अरविंद घोष। कौन लिखता है? अरविंद घोष, इनके द्वारा लिखा गया है लाइफ डिवाइन। महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी क्या लिखते हैं? सत्य प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग, ये इनकी पुस्तक है। दूसरी राम नाम भी इन्हीं की पुस्तक है। तीसरी साउथ अफ्रीका सत्याग्रह, साउथ अफ्रीका सत्याग्रह। और क्या है? इंडियन होम रूल। ये सारी पुस्तकें हैं इनकी, महात्मा गांधी जी की, जो इन्होंने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बता चुकी हूँ, बहुत सारी पुस्तकें हैं ऐसे तो, पर गीतांजलि अधिकतर एग्जाम में आती हैं, तो गीतांजलि आप याद रखिएगा, गीतांजलि। इसके अलावा राधा कृष्णन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिखते हैं? द भगवत गीता। और क्या है? इंडियन फिलोसॉफी। क्या है? इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी। तो ये पुस्तक किसकी है? राधा कृष्णन की। क्या लिखते हैं? द भागवत गीता और द इंडियन फिलोसॉफी, ये इनकी पुस्तक है। अरविंद घोष के बारे में आप देख चुके हैं, कौन सी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर विलियम्स जोन को। किसको कहा जाता है? सर विलियम्स जोन को कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी इनके द्वारा लिखित है, प्रवर्तक है मतलब। आगे है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? किसके द्वारा गठित की गई है? साइमन आयोग, माउंटबेटन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। इन सभी में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी कि सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आपके सेशन में कौन सी आ जाए वो आपको देखना है, पर इनसे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, तो अपने शॉर्ट नोट्स में इनको जरूर नोट डाउन करिएगा। भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान सभा को गठित किसके द्वारा किया गया है? कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके तहत होता है? कैबिनेट मिशन के द्वारा। बात करें कैबिनेट मिशन की, तो ये भारत कब आया था? 1946, यानी कि प्रस्तावना योजना कब चली? 1946। उसके एक साल बाद तुरंत कौन सी योजना आ जाती है? माउंटबेटन योजना। कब होती है? 1947 में। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको अच्छे से नोट डाउन करने में आसानी हो। 1947। फिर क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करूं तो 1942 में। और इसी के समय क्या होता है? कौन सा आंदोलन होता है? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन होता है या असहयोग आंदोलन होता है, कमेंट करके बताइएगा। साइमन आयोग की अगर मैं बात करूं तो ये कब होता है? साइमन आयोग होता है 1928 के अंतर्गत। कब होता है? 1928 के अंतर्गत। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। साइमन आयोग होता है 1928 में, माउंटबेटन योजना आती है 1947 में, क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं तो 1942 और कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करूं तो 1946। आगे बढ़े, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास इस माध्यम से किया गया है। किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत होता है। किसके तहत होता है? 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को शामिल करने के लिए प्रयास किया गया था 1892 परिषद अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, इस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। किसके द्वारा होता है? आप सभी जानते हैं बंगाल विभाजन इन्हीं की देन है, लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो 1905 लिखा हुआ मिलेगा या फिर 1906।
और या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा 1905-6। तो दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे, बंगाल विभाजन से संबंधित। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कलकत्ता के अंतर्गत। विवेकानंद मेमोरियल स्थल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर। इसमें कन्फ्यूज मत होना, इस आंसर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? कौन तैयार करने वाला है? मैडम भिखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू। तो किसके द्वारा होता है? इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा आपका? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और अगर इसके सही आंसर की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया क्या है? इनका डिजाइन रेडी करती है भारतीय ध्वज का। लंबाई चौड़ाई आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ऐसे एग्जाम भी आपके ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, अगर सरोजनी नायडू की मैं बात करूं तो इनको क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला, भारत की कोकिला। ये भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, यानी आज़ादी की दौर तक था, तो बहुत जाना पहचाना नाम था। इसी वजह से क्या होता है, इनको सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। बाद में इनको उपाधि दी जाती है भारत की कोकिला। एक क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करेगा, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, स्वर की कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट है, भारत की कोकिला, स्वर कोकिला। स्वर कोकिला यानी कि स्वर जो अच्छे होते हैं वो किनके हैं? लता मंगेशकर के, क्योंकि वो सिंगर है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है? पहली महिला अध्यक्ष है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित और मैडम भिखाजी कामा, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है स्वतंत्रता के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के रचनाकार आपसे पूछे गए हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद, मैथिली चरण गुप्त, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, फणीश्वर नाथ रेणु। तो कौन है इसके लेखक? देवदास कौन लिखते हैं? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी क्या लिखते हैं? देवदास लिखते हैं। वो पारो वाला देवदास जो होता है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद की अगर मैं बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं ये क्या लिखते हैं? गोदान लिखते हैं, गोदान। इसके अलावा क्या लिखते हैं? ईदगाह आप सभी ने पढ़ी भी होगी, क्योंकि जो छोटी क्लासेस वगैरह होती है, जैसे 7th 8th या 9th 10th के आसपास, या इससे भी छोटी क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा होगा। ईदगाह के अंतर्गत एक छोटा सा लड़का होता है, वो मेले में जाता है, उसके दोस्त बहुत सारे पैसे लेके आते हैं, वो खाने पीने में उड़ा देते हैं। वो क्या करता है? अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लेके आता है। किस वजह से? क्योंकि उसकी दादी का क्या होता है? रोटियां बनाते समय हाथ जल जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो क्या करता है? उनकी फिक्र ज्यादा करता है, ना कि खान पान की अपने लिए कुछ खरीदने के लिए। आपने अच्छे से पढ़ा होगा इनके बारे में। ये भी कौन लिखते हैं? प्रेमचंद जी लिखते हैं। ईदगाह। कफन इनके द्वारा लिखा गया है, कफन भी इन्हीं ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त की मैं बात करूं, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप ये सोच के मत चलिएगा कि ये हिंदी के क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी एमटीएस के 2019 के क्वेश्चन ही मैंने उठाए हैं, ताकि आपको अच्छे से पता रहे। ये हिंदी के क्वेश्चन नहीं, इनको भी जीके के अंतर्गत शामिल किया गया है। मैथिली शरण गुप्त की अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिखते हैं? पंचवटी साकेत इनके द्वारा लिखा गया है। तो इनको भी आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का आप देख चुके हैं, देवदास। और फणीश्वर नाथ रेणु की अगर मैं बात करूं, फणीश्वर नाथ रेणु, तो ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं ठुमरी। क्या लिखते हैं? ठुमरी इनके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है चित्रा उपन्यासकार जिसके द्वारा लिखी गई है। चित्रा उपन्यासकार कौन लिखता है? तो ये लिखते हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि गुरुदेव की उपाधि इनको दी गई है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता ये हैं। मैं आपको बार बार इसी वजह से ये सारे रिवीजन कराती हूँ, ताकि आप कड़ी से कड़ी जोड़ के चलोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद होती चलेगी। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जीके जीएस याद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एक के साथ एक और चीजें जोड़ के चलोगे ना, तो वो सारी चीजें याद करने के लिए आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये कि जीके जीएस का तो अपार है, कोई जितना पढ़ो उतना कम होता है, पर अगर एक के साथ एक चीज जोड़ के चलोगे ना, तो वो चीजें आपको अच्छे से याद होते चलेगी। चित्रा उपन्यास कौन लिखता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं। बाकी सभी का मैं आपको बता चुकी हूँ। विश्व इतिहासकार प्रेम शंकर का मैंने आपको नहीं बताया था, इनका है एक गूट। क्या है?
एक घूंट। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास यानी कि विश्व के इतिहास के बारे में झलक आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो कौन लिखता है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मैं आपको बता चुकी हूं और इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बंगाल विभाजन किसके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने भारत के प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? यानी कि कब आता है, और ये चीजें भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाउन करोगे, क्योंकि क्या होता है सारे के सारे सन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट कब आया था? 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था। माउंट क्यू चेम्सफोर्ड रिफरेंस एक्ट कब आया था? 1919 में। और इसी के समय क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला हत्याकांड इसी के समय में होता है। और किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में होता है 1919 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता में कब लागू कर दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के अंतर्गत लागू कर दी थी। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के लिए सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो कब होता है? यानी कि यही दिन है जिसकी वजह से आपको मेरे वीडियो देखने पड़ रहे हैं, पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा आपको देनी है। तो कब होता है? ये होता है 1853। एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कैसे शक्ति प्रदान की गई है, यानी कौन से एक्ट के तहत इनको शक्ति प्रदान की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत क्या है? इनको शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से इसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1935 के अंतर्गत क्या होता है आप देख चुके हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत क्या होता है? अनुच्छेद शामिल होते हैं। और संविधान सभा के बारे में तो मैं काफी समय आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर आपसे पूछे गए हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी क्या है? प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल हैं ये श्री राजगोपालाचारी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो कौन सी विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ के राज्यों में द्वीप शासन, एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनीय विधानसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक अखिल भारतीय संघ नहीं होगा, यानी कि ये इसका आंसर है, ये नहीं शामिल था इसके अंतर्गत। बाकी तीन चीजें जो हैं ये इसके अंतर्गत शामिल थी 1935 अधिनियम के अंतर्गत। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, तो शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और ये कौन थे? तो ये थे धर्म दल के नेता लाल बाल पाल, जिनके बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। कौन थे ये? लाल बाल पाल। तो लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कौन है? विपिन पाल। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को क्या दिया गया था? फांसी दी गई थी। और तब क्या है, पूरा डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि गांधी जी इनकी फांसी रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे। किसमें होता है? गांधी इरविन समझौता होता है, उसके अंतर्गत अगर वो चाहते तो इनकी फांसी रुकवा सकते थे और वो चाहते तो इनको फांसी दिला सकते थे। वो सारी की सारी चीजें मैंने जब महात्मा गांधी से संबंधित वीडियो कंप्लीट कराया था तो उसके अंतर्गत बताया है, आप जरूर देख लीजिएगा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया है कि गर्म दल, तो कौन आता है? बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसे ही अगर आप कड़ी जोड़ के चलोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें लाल बाल पाल के अलावा और कोई सा नाम अगर नजर आए तो वो नहीं करना है। सिर्फ गर्म दल के नेता के बारे में पूछा गया है तो लाल बाल पाल आपको याद रखना है, तो इनके संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो कौन हो जाएगा? गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और बाकी आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू के बारे में बता चुकी हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले और वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो ये करते हैं सलीम उल्लाह खान। कौन करते हैं? सलीम उल्लाह खान। इनके द्वारा क्या किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। जब क्या होता है, दक्षिण भारत में बहुत सारा हंगामा खड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है, अलग अलग पार्टियां वहां बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये उसी समय की घटना से संबंधित है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अब इनमें से आपका एक भी आंसर सही नहीं है। 500, 545, 510 और 520।
अगर मैं बात करूं वर्तमान में लोकसभा की सीटें में कितनी हैं, यानी कि सदस्य कितने हैं लोकसभा के, तो अभी वर्तमान में कितने हैं 543 हैं। अगर मैं बात करूं कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 530 होनी चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा की मैं बात करूं तो 552 होनी चाहिए। तो ये तीनों संख्या आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या आपसे पूछी गई है। अभी अगर बात करें कि कितने लोकसभा सदस्य या कितनी सीटें हैं अभी, तो 543 है। कम से कम कितनी होती हैं, कम से कम तो कितनी हो जाएगी 530, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती हैं 552 होती हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक सीटें कहाँ से आती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो कहाँ से आएगी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत से। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आती हैं 80 सीटें आती है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार की कितनी है 40 है। कितनी है 40 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उप समुदाय के 2 व्यक्तियों की सदस्यता के लिए नामांकित किया जा सकता है, तो किसके तहत होता है, ये होता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आंग्ल समुदाय का क्या होता है नामांकित किया जा सकता है। ये थे आज के अपने 25 क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।